साथियों, एक लड़का तहसील के सामने चाट की दुकान अपना लगाता है, ठेला लगाता है। उस कुछ ही समय बाद उसका चाट इतना मशहूर हो जाता है साथियों कि लोग जो तहसील में आते हैं उसके चाट का चस्का लेके ही जाते हैं साथियों। काफ़ी भीड़ लगने लगती है, धंधा उसका बढ़िया चलने लगता है साथियों। वहाँ एक नई पीसीएस से तहसीलदार की अपॉइंटमेंट होती है, जो महिला होती है साथियों। ट्रेनिंग करके डायरेक्ट उनकी ज्वाइनिंग उसी तहसील में होती है जहां वह लड़का ठेला लगाता था साथियों, तहसील के सामने। काफ़ी उसके बारे में महिला को जानकारी होती है कि यहाँ जो ठेला लगाता है चाट का, वो काफ़ी मशहूर है और बहुत अच्छा चाट बनाता है साथियों। तो महिला तहसीलदार एक दिन अपने ड्राइवर से कहती हैं, उसी ठेले पे ले चलो जहाँ अच्छा चाट बनता है, जो काफ़ी मशहूर है। उनका ड्राइवर एक दिन अपने घर से जो है तहसील के लिए निकलती हैं और निकलने के बाद उसी ठेले के पास पहुंचती हैं। तहसीलदार साहिबा जो थी वो मास्क पहनी हुई है। जैसे ही ठेले के नज़दीक पहुंचती हैं वो लड़के को पहचान लेती हैं साथियों। इसके बाद ड्राइवर से कहती हैं, चलो अभी खाने की इच्छा नहीं है, जब इच्छा होगी तो मंगा लेंगे वहीं अपने स्टाफ रूम में। इसके बाद तहसील में चली जाती हैं साथियों। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? एक निवेदन है को आपको बहुत अच्छी नई जानकारी लेके स्टोरी लेके आते हैं साथियों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। साथियों, ये कहानी है, यह कहानी साथियों मेरठ की है। मेरठ के सुरेश जिसकी शादी रिया कुमारी से होती है साथियों। दोनों ही परिवार के सामंजस्य से, रीति रिवाजों से शादी बहुत अच्छे ढंग से होती है मित्रों। शादी होने के बाद रिया अपने ससुराल जाती है। सुरेश का भी परिवार अच्छा था, दोनों ठीक ठाक मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं। रिया जब ससुराल पहुंचती हैं साथियों, तो उनके जो सास ससुर थे, नंदे थी, काफ़ी अच्छे से इनका स्वागत किया जाता है। सुरेश जो था उसको भी लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब यही रिया है। रिया देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। जब शादी होती है तो सुरेश के दोस्त उसको पार्टी देने के लिए कहते हैं साथियों। सुरेश कहता है, मैं तो कुछ खाता पीता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों को पार्टी ही चाहिए तो मुझसे कुछ पैसे ले लो, पार्टी अपना कर लो। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं, अगर दोस्त ही नहीं रहेगा तो पार्टी किस काम की। साथियों, सुरेश कुछ नहीं खाता पीता था, लेकिन अपने मित्रों के कहने पर शादी हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में पार्टी मित्र चाह रहे थे, मित्रों के कहने पे वो पार्टी में चला जाता है। पार्टी चालू होती है साथियों। थोड़ा थोड़ा मित्र रिक्वेस्ट करते हैं कि सुरेश भाई थोड़ा से ले लो, पार्टी में आनंद आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा ड्रिंक भी करने लगता है सुरेश। जब पहली बार करता है तो इसको अटूट सा तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसको एक दो पैग लेता है और आनंद आने लगता है साथियों। उस ड्रिंक के कारण इसको इतना, एक तरह से कहें कि स्ट्रेस इसका चला जाता है। इसको थोड़ा सा उसमें आनंद सा फील होने लगता है साथियों। अब ये दोस्तों के साथ उठने बैठने लगता है, घर आता है, शाम को खाना पीना खाता है, वाइफ के साथ कुछ समय बिताता है, इसके बाद सो जाते हैं दोनों। साथियों, यह सिलसिला कुछ दिन बाद उसके जो लत थी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा लग जाती है नशे की। वो नशे का शिकार हो जाता है साथियों। नशा भी ऐसा लगा जिसमें उसको कुछ ही नहीं सूझता। तो रागिनी कुंवारी जो थी साथियों, एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, पढ़ने में ठीक ठाक थी, लेकिन क्योंकि हर माता पिता की ये सोच होती है कि अगर
बेटी बड़ी हो गई है तो उसकी टाइम से शादी कर दिया जाए। उसी में इसके माता पिता भी शादी कर देते हैं, लेकिन अभी इसकी पढ़ने की इच्छा थी। जब उधर सुरेश काफ़ी नशे का आदी हो जाता है, स्थितियां ये आ जाती है कि जो खेत थे वो भी गिरवी रखने पड़ते हैं। अब सुरेश जो था वो बिना नशा कर रहा ही नहीं पाता साथी, उसको ऐसे नशे की आदत सी पड़ जाती है। स्थिति इतनी बद से बहतर हो जाती है कि इसको घर भी गिरवी रखने पड़ते हैं। अब कोई चारा नहीं है। रागिनी भी इसको छोड़कर चली जाती है साथियों। पहले तो बहुत समझाने का प्रयास करती है, जब नहीं समझता तो इसको छोड़कर चली जाती है। जाने के बाद रागिनी पढ़ाई पे अपना फोकस करती है और पढ़ाई लिखाई करने लगती है साथियों। कुछ दिन बाद ऐसा समय आता है कि वो पीसीएस का एग्ज़ाम देती है और उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम वो निकाल लेती है साथियों। उसके वह तहसीलदार बनती है और इधर सुरेश जो था इसकी हालत एकदम बद से बदतर हो जाती है। वो घर से निकलकर प्रयागराज जाता है। यहाँ जनवरी का महीना होता है साथियों। कल्पवास का टाइम था, गंगा स्नान करने के लिए वो आता है। यहीं एक दुकान पर ठहर जाता है साथियों। ठहरने के बाद वह दुकानदार इससे पूछता है, काफ़ी भूखा होता है, इसको खाना वाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद इससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो भाई। ये बताता है कि मैं मेरठ से हूँ, मैं यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे अब नहीं है। वह आदमी भला आदमी था साथियों। उसकी चाट और समोसे की बड़ी दुकान थी, वह इसको खिला देता है मुफ्त में। मुफ्त में खिलाने के बाद पूछता है कि भाई तुम अब कहाँ जाओगे। कहता है मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन अभी सोच रहा हूँ यहाँ रुकूँ। तो वो कहता है कि तुम ऐसा करो कि मेरी ही दुकान पे रहो, मैं तुम्हें कुछ काम धंधा सिखा दूँगा, इसके बाद तुम चले जाना, जहाँ इच्छा हो अपनी दुकान लगा लेना, तुम्हारे पास कुछ रोजी रोटी हो जाएगी। साथियों, यहाँ डेली वह सुबह उठता है और गंगा स्नान करता है। गंगा स्नान करने के बाद वह डेली चाट की दुकान पे काम करने लगता है। काम बहुत जल्दी सीख जाता है। यहाँ जो दुकान लगाता था साथियों, वह आदमी जैसे ही मेला का कार्यक्रम खत्म होता है, 1 महीना जो यहाँ तीर्थ स्थल पे चलता है, वैसे वह फूलपुर तहसील का आदमी था, वो सीधा अपने गांव चला जाता है। सुरेश भी उसके साथ गांव चल देता है। कहता है भैया मुझको भी साथ ले चलो, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, मैं गांव नहीं जाना चाहता, मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है। आदमी ठीक ठाक था। कहता है चलो इसको भी साथ ले चलते हैं अपने गांव के अगल बगल कहीं। उसको फूलपुर में एक तहसील थी साथियों, वो तहसील ही है फूलपुर, वहाँ लेके जाता है। इसको तहसील के गेट के सामने एक ठेला लगवा खुद खरीदता है और इसको वहीं दुकान लगवा देता है। उसकी बगल में मार्केट में उसकी एक बड़ी दुकान थी, तो वहाँ से इसको अलग कर देता है। साथियों, इसके अंदर गुण तो थे, कुछ ही दिन में ये काफ़ी मशहूर हो जाता है साथियों। इसका ठेला जो चाट का लगाता था काफ़ी क्षेत्र में मशहूर होता है। उस तहसील में जो लोग अपने काम से आते हैं तो इसके चाट का आनंद लेके ही जाते थे साथियों, उसी बीच में जो रीना कुमारी थी, उनकी पोस्टिंग यहीं प्रयागराज जिले के फूलपुर तहसील में हो जाती है। पोस्टिंग होने के कुछ दिन बाद वो अपने ड्राइवर और चपरासी से पूछती हैं कि यहाँ क्या चीज़ अच्छा मिलता है। तो ड्राइवर उनका बताता है, मैम यहाँ एक लड़का चाट लगाता है, काफ़ी अच्छा चाट देता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो अपने एक दिन घर से निकल रही थी, अपने ड्राइवर से कहती हैं कि गाड़ी वहीं लगाओ जहाँ वह लड़का चाट देता है, थोड़ा सा आज हम भी उसका चस्का लेंगे। साथियों, जैसे ही गाड़ी वहाँ पहुँचती है तो जो तहसीलदार मैडम थी वो पहचान जाती हैं कि ये तो सुरेश है। मित्रों, वो सीधा अपने ड्राइवर से कहती हैं चलो अब कार्यालय चलते हैं, भी यहाँ नहीं रुकेंगे, मेरी खाने की इच्छा नहीं है। वहाँ से जाती हैं, अपने चपरासी से कहती हैं उस ठेले वाले को बुलाओ, उससे हमें कुछ बात करने हैं। साथियों, वह ठेला वाला जाता है, वह चपरासी ठेले वाले के पास जाता है और कहती है आपको मैडम ने बुलाया है। साथियों, वह सोचता है कौन सी गलती हो गई,
जो मुझे आज तहसीलदार मैडम ने बुलाया है, हो सकता है मेरा ठेला यहाँ से हटवा दें। उधर तहसीलदार मैडम सोच रही थी कि सुरेश के पास ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जो यहाँ ठेला लगाने आ गया। साथियों, वहाँ जब सुरेश पहुँचता है, मास्क लगाए मैडम बैठी हैं। बड़े ही विनम्र स्वर से कहता है, हुजूर कौन सी गलती हो गई जो मुझे यहाँ बुलाया गया है। साथियों, इतना कहते ही तहसीलदार मैडम अपना मास्क उतार देती हैं, उधर अपने चपरासी को बाहर कर देती हैं, कहती हैं जाओ मैं बात करती हूँ। साथियों, दो ही लोग ऑफिस में हैं। रीना जी कहती हैं कि बताओ तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई, तुम यहाँ ठेला लगाते हो। इधर जब सुरेश देखता है अचानक रीना कुमारी तो अचंभित से हो जाता है, वो पहचान जाता है कि ये मेरी पत्नी है। साथियों, वो समझाती हैं रीना कुमारी, ठीक है तुमने जो किया किया, लेकिन इतनी खराब स्थिति, तुम्हारे पास घर बार ज़मीनें थीं, तुम बताओ नशे की इतने आदी हो गए, ये धंधा भी कितने दिन तुम चला सकते हो। सुरेश कहता है मैडम जी, अब मैं नशा एकदम छोड़ चुका हूँ। मुझे एहसास हो चुका है कि इसी नशे ने मुझे यहाँ ला दिया है रोड पर। मैं अच्छा खासा खेती बाड़ी करता था, पिताजी का खेती में सहयोग करता था, अच्छी खासी ज़िंदगी हम लोगों की चल रही थी। इसी नशे के कारण आज मैं रोड पे आ गया हूँ, मुझे रहने तक का जगह नहीं है। अब दोनों आपस में बातें करते हैं। इसके बाद रीना कुमारी जो थी तहसीलदार, उसको भेज देती है, कहती है अभी तुम जाओ, किसी से मत कहना कि मैं तुम्हारी कौन हूँ। उससे फ़ोन नंबर लेती हैं सुरेश से और कहती हैं मैं शाम को फ़ोन लगाऊंगी तुम्हारे पास, फिर बताऊंगी क्या करना है। साथियों, वहाँ से सुरेश चला जाता है अपने ठेले पर। उधर ऑफिस में तहसीलदार मैडम सोच रही होती हैं कि कौन, बताइए ये मेरे पति हैं, आज इनकी कौन सी स्थिति तो दशा हो गई है। साथियों, ऑफिस से घर जाती हैं। घर पहुंचने के बाद शाम होती है। सुरेश के पास फ़ोन लगाती हैं कि बताओ तुम करना क्या चाहते हो। सुरेश कहता है मैडम, अपने जीवन में मैंने बहुत सारी गलतियां की, मेरी एक इच्छा है। उससे पूछती हैं कि शादी वादी की कि नहीं। कहता है अपने लिए खाने के नहीं है तो दूसरे को क्या खिलाऊंगी। इधर रीना कुमारी भी शादी तो नहीं की थी, वह भी पूछता है मैडम आपने शादी की या नहीं। रीना बताती हैं शादी तो की थी लेकिन वही नहीं रख पाया, तो अब शादी करने से क्या मतलब। साथियों, दोनों पुनः आपसी संबंध बरकरार रखने के लिए, अपना जीवन एक साथ बिताने के लिए प्रयासरत करते होते हैं। अगले दिन छुट्टी का टाइम था, एक पार्क में दोनों मिलते हैं। साथियों, तहसीलदार मैडम सुरेश को बुलाती हैं, उससे कहती हैं मैं तुम्हारा घर जो गिरवी था वो सब, खेत बाड़ी तुम्हारा सब वापस आ जाएगा, लेकिन तुम एक वादा करो कि अपने लाइफ में कभी नशे का सेवन नहीं करोगे, एक अच्छी लाइफ जियोगे और अपने माता पिता का कहना मानोगे। साथ ही सुरेश ये वादा करता है कि मैं अपने जीवन में कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो मेरे और परिवार के विरुद्ध हो। तहसीलदार मैडम जो उसका खेत और घर गिरवी था उसको वापस दिला देती हैं। साथियों, और पुनः दोनों एक साथ ठेला वहाँ से बंद करवा देती हैं और उसको गांव भेज देती हैं। कहती हैं जाओ, पहले तुम पैसा लेके जाओ, अपनी सारी जो ज़मीनें तुम गिरवी रखे उसको खाली कराओ, इसके बाद तुम मेरे साथ आके रहो, तुम्हें अब कोई काम धंधा नहीं करना है। साथियों, दोनों परिवार एक हो जाते हैं। साथियों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो निवेदन है थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटा सा चैनल है मित्रों। नमस्कार साथियों।